अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। स्पेशल सीरीज़ दास्तान में ख़ास तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते आपको हमने एक दास्तान सुनाई थी, वो सुल्तान बानो की दास्तान थी। उसमें उनके वालिद मिर्ज़ा कवीश बेग का जिक्र था। हमने वादा किया था कि हम आपको बताएंगे मिर्ज़ा कवीश बेग के बारे में और उनकी छोटी बहन सुल्तान बानो की नाज़ बानो। दरअसल नाज़ बानो उसी कैंप में यानी निज़ामुद्दीन औलिया के कैंप में ही हैज़ा की बीमारी फैलती है और उसमें शहीद हो जाती हैं। जबकि उनके वालिद जो मिर्ज़ा कवीश बेग हैं, उनके बारे में जब बहुत पढ़ा जाए तो कोई ख़बर ख़ास मिलती नहीं है। लेकिन एक इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुग़ल में दो शहज़ादों का जिक्र किया है कि दो शहज़ादों को एक सिख रिसालदार ने बचाया था। इसी कड़ी में अगर हम और आगे अगर डीप स्टडी करें तो एक किताब द सीज ऑफ दिल्ली, द सीज ऑफ न्यू दिल्ली समझ लीजिए, में अमरपाल सिंह लिखते हैं, बहुत साफ साफ लिखते हैं मिर्ज़ा कवीश बेग के बारे में कि उनको जब बहादुर शाह ज़फ़र को कैद कर दिया गया, उसी वक्त मिर्ज़ा कवीश बेग को भी कैद करके हुमायूं के मकबरे में रखा गया था। तभी एक सिख रिसालदार वहाँ पर आया और उसको इनके ऊपर तरस आ गया और उसने कहा कि अगर भागते हो तो यहाँ से भाग लो। तो मिर्ज़ा कवीश बेग वहाँ से फ़रार हो गया और भेस बदल के कई साल भटकते भटकते उदयपुर पहुँचे और उदयपुर में उनकी मुलाकात एक ख्वाजा सरा से होती है जो पहले इनका मुलाजिम हुआ करता था। वो इनको पहचान लेता है, वो इनकी रसाई उदयपुर के राजा के पास करता है। वो मान लेते हैं और आखिरी उम्र तक मिर्ज़ा कवीश बेग उदयपुर ही में रहते हैं। बहरहाल फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, बार बार करता हूँ, अक्सर करता हूँ, कई बार करता हूँ, लेकिन आप वो काम नहीं करते। मेरे भाई करिए प्लीज़, खोज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट का इजहार ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारी ताकत होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज एक नई दास्तान। इस दास्तान को सुनाने के पहले मैं आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली की एक शानदार नज़्म के कुछ अशार सुनाऊंगा। नज़्म क्या कहेंगे हम, उसे मरसिया कहेंगे, जिसे उन्होंने दहली मरहूम के नाम से लिखा है। वो लिखते हैं कि तस्करा दहली मरहूम का छेड़े ना दोस्त, तस्करा दहली मरहूम का छेड़े ना दोस्त, ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़, राज दास्तां गुल की ख़िज़ा को न सुनाना बुलबुल, दास्तां गुल की ख़िज़ा को न सुनाना बुलबुल, हंसते हंसते हमें जालिम न रुलाना हरगिज़। और रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेर व ज़बर, रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेर व ज़बर, अब न देखेगा कोई लुत्फ़ शबाना हरगिज़। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली उस वक्त गदर के पहले दिल्ली का हाल बहुत खूब इस शेर में बयान कर रहे हैं कि रात में किस तरीके से मुशायरे की महफ़िलें हों, रक़्स की महफ़िलें हों या और भी बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा आम थी। ख़ास तौर पे मुग़ल फैमिलीज़ से रिलेटेड तो बहुत सारे किस्से आपको मिल जाएंगे, किस तरीके से रात में बड़े बड़े शायर जुटते थे और बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में शायरों की महफ़िल जमा करती थी। उसी पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली कहते हैं कि रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेर व ज़बर, अरे रात आखिर हुई और बज़्म हुई ज़ेर व ज़बर, अब न देखेगा कोई लुत्फ़ शबाना हरगिज़। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एक दास्तान उस ज़माने की, गदर के वक्त की, बल्कि एक रात पहले की। क्या हाल थे। मुग़लिया फैमिली में एक परिवार था, एक ख़ानदान था जिसे गुलंदाम के परिवार के नाम से जाना जाता था। दरअसल गुलंदाम एक
ऐसे शहजादे का नाम था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त शराब में डूबा रहता था और शराब की महफिलें सजाया करता था, खुद भी पीता था, दोस्तों को पिलाया करता था, बड़ा दिलदार था। वो लिखता है, मौलाना ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब बेगमात के आंसू में, जिससे हम अभी तक आपको सारी दास्तान सुना रहे थे, उसी में ये दास्तान भी मौजूद है कि जब साकी के हाथ में जाम था और दिल्ली की महफिल में शमा भी रोशन थी और गुलंदाम भी जिंदा थे, एक मैख्वार ने झूम झूम कर कहा था, यारो ये आखिरी रात है, गनीमत जानो जो ये चंद हम सूरत और हम ख्याल जमा है, कल यहाँ कुछ भी ना होगा। यानी उसी पर जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कह रहे हैं कि रात आखिर हुई और बज़्म हुई, ज़ेर ज़बर अब न देखेगा कोई लुत्फ़े शबाना हरगिज़। उस वक्त शहज़ादा गुलंदाम ने अंगड़ाई लेकर जवाब दिया था, कल की फ़िक्र में आज की बज़्म को क्यों ख़राब करें। माना कि बहादुर शाह किला छोड़कर चले गए हैं और सुबह अंग्रेज़ी फ़ौजें पहाड़ी के मोर्चे से शहर के अंदर आ जाएंगी, मगर जो वक्त मैसर आए उसको गनीमत जानो और 2 घड़ी अय्याम को दिल से दूर रखो, गम वाले अय्याम को दिल से दूर रखो। लाओ मियाँ साकी एक जाम और दे दो, पी लें और इस आखिरी शमा को एक दफ़ा जी भर कर और देख लें। सुबह करीब थी, पहाड़ी का मोर्चा दिल्ली पर रात भर गोले बरसा, तोपों की गरज से दिल्ली के दरो दीवार लरज़ रहे थे। ख़ास बाज़ार के एक आलीशान मकाम में चंद नौजवान मौजूद थे, यानी एक महफिल जमा हुई थी, सितार बज रहा था, जाम के दौर चल रहे थे, चंगेज़ियों में फूल भर के रखे जाते थे। मतलब एक जो तरीक़ा था कि फूल भी बहुत सारे वहाँ पर उस महफिल में रखे, चारों तरफ शमादान थे और इन पिघली हुई शमाएँ जल रही थी और परवाने झूम झूम कर नाच रहे थे और गा रहे थे। शहज़ादा गुलंदाम बहादुर शाह बादशाह के करीबी रिश्तेदार थे। रू नवाब झज्जर की बिरादरी का एक नौउम्र लड़का इस महफिल में रिंदाना का रूह रवां था। यानी वहाँ पर एक गाने और नाचने वाले का भी ख्वाजा हसन निज़ामी जिक्र कर रहे थे कि कौन था। दिल्ली में हर शख्स को यकीन था कि दिल्ली मफलूज हो जाएगी, बादशाह हुमायूं के मकबरे में चले गए हैं, अंग्रेज़ सवेरे आ जाएंगे, इसलिए आज उन्हें एक आखिरी बार अपनी सल्तनत और इसकी ऐश व निशात के देखने की ये मजलिस आरास्ता की थी। थर थरी सोचिए कि मतलब कैसी बेफिक्री थी। पता था कि सुबह अंग्रेज़ पूरी दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेंगे, बहादुर शाह ज़फ़र भी जा चुके हैं, उसके बावजूद भी एक जैसे वो थी कि आज यार आज की रात जाम और टकरा लेते हैं, कल हो ना हो, कल किसने देखा है। तो बहरहाल यही अब रात भर चलता रहा। मौत जबकि हर वक्त हर शख्स के सामने खड़ी हुई नज़र आती थी। आखिर रात बीत गई, फजर की अजान हुई, सब खड़े हो गए। गुलंदाम के मुलाजिम ने खबर दी, दरवाजे पर रथ हाजिर है। गुलंदाम जो कि पहले से ही सारी अपनी तैयारी कर चुके थे निकलने की, गुलंदाम ने साकी को इनाम दिया, गुल रहू को गले लगाकर रुखसत किया और रथ में सवार होकर अलवर की तरफ रवाना हो गया। अलवर राजस्थान का शहर। 15 दिन के बाद अलवर में मशहूर हुआ कि दिल्ली से अंग्रेज़ मुखबिर आए हुए हैं और उन लोगों को तलाश हो रही है जो बादशाह के क़राबतदार हैं या गदर में हिस्सा ले चुके हैं। गुलंदाम गुलंदाम जो थे वो बारीक कुर्ता पहने, पंखा हाथ में लेकर मकान की छत पर टहल रहे थे। चंद आदमी बेबाकाना कोठे पर आ गए और कहा कि साहिब आलम आप गिरफ्तार हैं, चलिए नीचे सवारी हाजिर है। गुलंदाम का वही अंदाज, वही स्टाइल, मुस्कुराते हुए एकदम बेफिक्री के आलम में नीचे आए और रथ में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। 7-8 रथों में कैदी सवार थे, मगर इनमें कोई ऐसा नहीं था जो मगहूम हो, यानी गम में मुब्तला हो कि गिरफ़्तार हो गए हैं, अब पता नहीं हमारी ज़िंदगी बचेगी भी कि नहीं बचेगी। सब एकदम बेसाख्ता, बेहोश व हवास रथ में सवार थे। सब हंस रहे थे, सब बोल रहे थे और इस तरीके से रथ उनका निकल पड़ा। चांदनी चौक में सुनहरी मस्जिद के सामने कुर्सियां बिछी हुई थी, अंग्रेज़ औरतें भी कुर्सियों पर बैठी हुई थी, मर्द हज़रात भी बैठे हुए थे। सामने फांसियों के फंदे लटक रहे थे। चांदनी चौक में जहां सुनहरी मस्जिद है, आज सुनहरी मस्जिद और उसके सामने गुरुद्वारा शीश गंज साहब है, उसी जगह पर दरअसल फांसी
का फंदा जो है लगाया गया था, तख्तेदार वहीं पर सजाया गया था और लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता था। एक गवाही पर कहा जाता है कि फांसी दे दी जाती थी। बहरहाल कैदियों के हाथ जो है पीछे की तरफ कस के बंधे हुए थे, एक को लाते और फांसी पर लटकाते। ये सिलसिला चल ही रहा था, तभी गुलंदाम को भी लाए और लेकिन लाने के बाद आप देखिए कि उसका वही ठाठ था। सुंबली मलमल का कुर्ता पहने हुए, गोरी रंगा चौड़ा सीना, सुरमई बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी कमर, चेहरे पर तबस्सुम का अंदाज, मुस्कुराहट। हाकिम ने कहा, शहजादा गुलंदाम, तुम पर बगावत में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम है, इसलिए तुमको फांसी दी जाती है। गुलंदाम ने गर्दन मोड़कर हाकिम को देखा और कहा, मुझे हुकूमत की बगावत और अतात से कोई सरोकार न था, अलबत्ता खुदा का गुनाह ज़रूर करता था। पीता था, पिलाता था, खूब लोगों को पिलाता था, हर वक्त गेमे अयाम से दूर रहना चाहता था। तुम कहते हो कि मैंने बगावत में हिस्सा लिया है? हाँ, सच है, मैं बागी हूँ, लेकिन अपने खुदा का बागी हूँ। मैंने उससे बगावत की है, अक्सर बगावत की है और हमेशा करता रहा। मैं हर सज़ा का मुस्तहिक हूँ। हाकिम ने ये तकरीर सुनी और सिपाही को इशारा किया। वो गुलंदाम को फांसी के तख्ते पर ले गया और रस्सी गले में डाल दी। यकायक एक चीख की आवाज़ आई। सब लोग हुजूम की तरफ देखने लगे। जो करीब ही एक तरफ खड़ा था, देखा एक बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रो रही थी और दोनों हाथ मल रही थी और कह रही थी कि हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरा बेटा। गुलंदाम कह कह कर बेकरार हो रही थी। गुलंदाम ने भी अपनी बेकस बूढ़ी माँ को निगाह फेर कर देखा और तख्ता खिंच गया और गुलंदाम फांसी के फंदे पर लटक गया। हाकिम की आंखों में भी आंसू आ गए और सिपाही भी गुलंदाम की माँ की बेताबी को देखकर रोने लगा। बात 1930 की है। अब गदर को बीतते हुए लगभग 75 साल बीत चुके हैं। दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई थी, मगर दिल्ली वाले ना थे, सब बाहर के लोग यहाँ आबाद थे। गुलंदाम की लाश किले की खाई में सलीमगढ़ के करीब दफन कर दी गई थी। वहाँ एक बूढ़े आदमी दिल्ली का रिसाला साकी लिए बैठे पढ़ रहे थे। यानी एक बूढ़े शख्स वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ गुलंदाम की लाश को सलीमगढ़ के करीब दफन किया गया था, एक शख्स जो है वही साकी वाली नज़में लेकर बैठ के पढ़ रहे थे। यकायक इनको ख्याल आ गया कि मैं भी गुलंदाम की आखिरी महफिल में शरीक था। अगरचे बच्चा था और खिदमतगारी कर रहा था, मगर वो समा सब आंखों के सामने आज भी मौजूद है जिस दिन गुलंदाम को फांसी हुई थी और इसकी में दफन की गई थी। इस दिन भी मैं मौजूद था। लाओ पुकार कर देखूं, शायद इस खाई में गुलंदाम की कोई हड्डी या जिस्म की खाक का कोई जर्रा बाकी हो और वो मुझको जवाब दे दे। ये ख्याल आते ही इनको गश आ गया और कई घंटे बेहोश पड़े रहे। तो सुना आपने गुलंदाम की दर्द भरी दास्तान। ये ख्याल उनको आ गया और वो कई घंटे वहाँ पर बेहोश पड़े रहे। बहरहाल ये एक शहजादे की दास्तान थी। जैसा कि मैंने आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर सुनाया कि रात आखिर हुई और बज़्म हुई, ज़ेर व ज़बर अब न देखेगा कोई, लुत्फ़े शबाना हरगिज़। इस तरीके के अशारों में दिल्ली का दर्द आज भी मौजूद है। लिहाजा हम आपको एक दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहे थे, एक शहजादे की, गुलंदाम की। आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। मिलते हैं अगले शनिचर को फिर खोज इंडिया के इसी चैनल पर दास्तान में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।